नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आइए जानेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेमेस्टर 2 से रिलेटेड सॉल्यूशन। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग प्रणाली के लिए कौन सी कोडिंग प्रणाली अमेरिकी स्टैंडर्ड द्वारा फॉलो की जाती है। तो ये होगा आपका JEDEC स्टैंडर्ड्स। उसके बाद से कह रहा है कि TU5 ट्रांजिस्टर पैक आरेख में इलेक्ट्रोड को इन एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये होगा एमीटर होगा, एमीटर के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिखाए गए ट्रांजिस्टर पैक आरेख में एक्स का इलेक्ट्रोड क्या होगा। तो आपको पता है कि दोस्तों जब ऐसे होता है, ऐसे ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है, तो इधर से ये एमीटर हो जाता है, यह बेस हो जाता है और ये कलेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर जो इसका फिगर अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आम कलेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका होगा वेरी हाई, बहुत उच्च होता है इसका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या होता है। ये जो दिया गया है कि ये कौन सा एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का है, तो ये है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। क्या एक सामान्य बेस एम्पलीफायर करंट गेन क्या है। एक सामान्य बेस एम्पलीफायर का करंट गेन लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोड संख्या। तो ये जो कोड संख्या है दोस्तों, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये होगा BC, ठीक है, BC। तो कह रहा है कि BC 107 में इंगित पहले अक्षर। तो आपको पता है कि इसको A, B और C से दिखाते हैं। ये होता है जर्मेनियम के लिए, ये होता है सिलिकॉन के लिए और ये होता है गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य आधार एम्पलीफायर के धारा लाभ की गणना कीजिए। ये जो आप वर्तमान देख रहे हैं, ये वर्तमान, ये इंग्लिश देखिएगा। ये कह रहा है कि धारा लाभ अल्फ़ा की गणना करना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा IC अपान अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा IC अपान IE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायरों का नाम क्या होगा। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का नाम कैस्केड एम्पलीफायर होता है। क्या हो जाएगा, कैस्केड एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर BC 147 के लिए बेस वोल्टेज का अधिकतम उत्सर्जन कितना होता है। तो इसका अधिकतम उत्सर्जन 6 वोल्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नकारात्मक प्रतिक्रिया को कैसे कहा जाता है। तो इसको डीजेनरेटिव कहा जाता है और पॉजिटिव कहेगा तो रीजेनरेटिव कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर जो नकारात्मक कहेगा तो डीजेनरेटिव और धनात्मक कहेगा तो रीजेनरेटिव, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अधिकतम पारगम्य वोल्टेज जिसे कलेक्टर में लागू किया जा सकता है। एक ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन को कैसे इंगित किया जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ई VCE मैक्सिमम इन वोल्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, तो ये है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कह रहा है दिखाया गया है कि कौन सी ट्रांजिस्टर विशेषता VBE बनाम IB के विरुद्ध प्लॉट को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये सिलिकॉन ये 0.7 दिखाया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 6 है, ये 8 के बीच में 7 है। तो इसलिए आपको पता होगा कि जो सिलिकॉन है ये वो 0.7 पे वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होगा, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इनपुट विशेषता होगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट कह रहा है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री पर सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर को क्यों वरीयता दी जाती है, मतलब क्यों पसंद किया जाता है। तो ये होगा इसका उच्च तापीय स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उच्च तापीय स्थिरता। अगला क्वेश्चन है कि PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर पर NPN प्रकार के ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है। तो ये NPN जो है ना, ये स्विचिंग गति अच्छी है इसकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्विचिंग गति अच्छा होने के कारण इसको पसंद किया जाता है। ओह सॉरी, इसमें NPN ये भी है स्विचिंग गति, लेकिन ये फास्ट स्विचिंग गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फास्ट स्विचिंग NPN है और ये फास्ट स्विचिंग गति के लिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसड्यूसर से संकेतों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो कम बिजली खपत या कह सकते हैं लो पावर ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शक्ति प्रवर्धक के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर किस प्रकार की पैकेजिंग उपयोग की जाती है। तो ये हो जाएगा प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मध्यम शक्ति प्रवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर को किस प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। तो धातु हीट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चित्र में दिखाए गए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में इस्तेमाल किए गए युग्मक के कौन से तरीके हैं। तो इसमें हो जाएगा डायरेक्ट एंड RC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब RC डायरेक्ट क्यों करा है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कपलिंग नहीं है, किसी भी कंपोनेंट चाहे रेजिस्टेंस कैपेसिटर हो चाहे कुछ भी हो, तो ये इसके आउटपुट से इसके इनपुट में डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है, इसके लिए इसे डायरेक्ट एंड RC कपल्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पावर एम्पलीफायर। ठीक है, अब कह रहा है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरसी का मान क्या है यदि इसके पार वोल्टेज 1.2 वोल्ट है और इसके माध्यम से बहने वाली वोल्टेज 10 मिली एम्पियर है। तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए, R = V/I होगा। अब वोल्टेज रख लीजिए 1.2 वोल्ट और अपान 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 10 मिली एम्पियर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1200/10, 1 0 से 1 0 कटा बचा आपका 120। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1200 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ट्रांजिस्टर में वोल्टेज 40 मिलीवोल्ट में और आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्ट में वोल्टेज गेन क्या होगा। तो इसका हम देख लेंगे, इसका होता क्या है, गेन बराबर होता है वोल्टेज गेन, गेन बराबर होता है आउटपुट अपान इनपुट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि आउटपुट क्या है 3.6 अपान ये हो जाएगा आपका 40 मिली वोल्ट, मिली को ऊपर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 3600 होगा तो 1000, पर अब 1000 से गुणा करेंगे तो 3600/40 आ जाएगा। इससे ये कट गया, बचा कितना 4 9 36 हो जाएगा आप क्या 90, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 90, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये अधिष्ठापन कह रहा है, अधिष्ठापन मतलब इंडक्टर और समाई मतलब कैपेसिटर LC युग्मक का उपयोग करके एम्पलीफायर सर्किट के संचालन की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी उच्च आवृत्ति संकेत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डार्लिंगटन जोड़ी ट्रांजिस्टर में डार्लिंगटन जोड़ी ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एम्पलीफायर का कौन सा वर्ग ट्रांजिस्टर के अपने अनिवार्य लाभ के कारण निश्चित बायस का उपयोग करता है, कभी संतृप्ति पर नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कभी भी संतृप्ति पर नहीं जाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग बी एम्पलीफायरों में कलेक्टर धारा, ये धारा है, कलेक्टर धारा के लिए बायस प्रतिरोध के मूल्यों को कैसे चुना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कट ऑफ मूल्य पर वर्तमान धारा, कट ऑफ मूल्य पर वर्तमान धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निष्क्रिय घटक के किस पैरामीटर की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। निष्क्रिय घटक के किस पैरामीटर की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग हम पावर एम्पलीफायर, जैसे पिछले देख चुके हैं हम, लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है? तो पावर एम्पलीफायर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर निर्माण के लिए जर्मेनियम पर सिलिकॉन का क्या फ़ायदा है? तो सिलिकॉन का फ़ायदा है उच्च तापीय स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस प्रकार के एम्पलीफायर में आवृत्ति प्रतिक्रिया वक्र होती है? तो ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डायरेक्ट कपल्ड यानी प्रत्यक्ष कपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रांजिस्टर में लोड करेक्ट सर्किट में लोड रजिस्टर R2 में वोल्टेज ड्रॉप कितना है? इसका सही ऑप्शन देखेंगे सर्किट में जाके। तो सर्किट में देखेंगे तो हम सर्किट, ये रहा आपका सर्किट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 8.6 वोल्ट। इसका हो जाएगा 8.6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी ट्रांसफ़र कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर क्या है? एफिशिएंसी ट्रांसफ़र नहीं, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हिंदी में देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर है। कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का लगभग 50 होता है, लगभग 50%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर में सकारात्मक फीडबैक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो एम्पलीफायर में सकारात्मक फीडबैक तो दोलन पैदा करने के लिए किया जाता है। तो टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा जब पीएन जंक्शन पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अत्यधिक बढ़ जाएगा? तो ये हो जाएगा जंक्शन टूट गया और कम सर्कुलेट होगा। अरे जंक्शन रैप्चर्ड एंड शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के मूल संचालन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण आयोजित किया जाता है? तो ये होगा ईसी फॉरवर्ड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डार्लिंगटन जोड़ी को चालू करने के लिए समग्र बेस एमिटर वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है? तो ये होगा 1.4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है? तो सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है देखेंगे तो ये एक्टिव एंड ओपन स्विच है। एक्टिव ऑन एंड ओपन स्विच यानी एक ओपन स्विच पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्यों पूरक संपूर्णता एम्पलीफायर को अन्य प्रकार के एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन पर पसंद किया जाता है? तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर को फिर से लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलेक्टर में वोल्टेज ड्रॉप और ट्रांजिस्टर Q1 का एमीटर क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
इसका सही ऑप्शन होगा 9 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक ट्रांजिस्टर को दोषपूर्ण होने की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? तो फिजिकली टेस्ट यानी बाई फिजिकली टेस्टिंग के द्वारा उसको हम देख सकते हैं। फिजिकली टेस्ट के द्वारा नहीं, इसका ओम परीक्षण के द्वारा, रेजिस्टेंस टेस्टिंग के द्वारा इसको देख सकते हैं। बाई ओम मीटर टेस्टिंग के द्वारा आप एक ट्रांजिस्टर को दोषपूर्ण होने की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है? तो सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति देख लेते हैं। एक्टिव एज ए क्लोज स्विच, एक बंद स्विच की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन क्षेत्र कहाँ मौजूद होता है? तो ये होता है आपका, कह रहा है कि बाईपोलर ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन रीजन कहाँ होता है, क्षेत्र कहाँ मौजूद होता है? तो ये है बिटवीन EB एंड BC के बीच में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कह रहा है RC कपल्ड एम्पलीफायर आवृत्ति प्रतिक्रिया वक्र के उच्च आवृत्तियों पर गिरावट का क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी पैरासिटिक कैपेसिटेंस और ट्रांजिस्टर आवृत्ति निर्भरता पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर घुटने के वोल्टेज से ऊपर और विशेषताओं के वक्र में टूटने वाले वोल्टेज से नीचे कैसे व्यवहार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतर करंट सोर्स नियंत्रित से, कंट्रोल कांस्टेंट करंट सोर्स से। ऑप्शन नंबर डी डी नहीं, कंट्रोल, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल कांस्टेंट करंट सोर्स से। तो इसका ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के Q बिंदु को किस मात्रा में प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज टेम्परेचर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।